वेलकम टू द डिबेट। विचारों और विश्लेषण के इस मंच पर हम अक्सर ऐसी अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं जो हमारे सोचने और जीने के तरीके को चुनौती देती हैं। बिल्कुल। तो आज हम जिस आइडिया पर बात कर रहे हैं वो है हर दिन 1% बेहतर होने का सिद्धांत। मतलब जब हम फाइनेंस या निवेश की बात करते हैं ना, तो कंपाउंडिंग या जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा होता है। हाँ, वो तो हम सब जानते हैं। एक तय रकम जमा करो और बस। सही कहा, उस पर ब्याज लगता है और कुछ सालों में वो रकम कई गुना हो जाती है। ये एक ऐसा गणितीय सत्य है जिसे आप स्प्रेडशीट पर साफ साफ देख सकते हैं। एकदम। लेकिन इसी गणित को जब हम व्यक्तिगत विकास या कहें पर्सनल ग्रोथ पर लागू करते हैं तो ये थ्योरी एक बहुत ही आकर्षक दावा करती है। दावा यह है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट का समय निकालकर खुद में 1% का सुधार करते हैं तो ये छोटे छोटे कदम कंपाउंड होकर एक साल में आपको लगभग 4 गुना या 4x बेहतर बना देंगे। और सच कहूं तो ये सुनने में बहुत ही संतोषजनक लगता है। मेरा मतलब है, हम इंसान स्वभाव से ही हर चीज को मापना चाहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी ग्रोथ को संख्याओं में बांध सकें तो हम अपने भविष्य का एकदम सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहीं से आज की इस बहस का मुख्य प्रश्न उभरता है, जो कि बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या इंसानी विकास, हमारी आदतें और हमारी साइकोलॉजी सच में किसी स्प्रेडशीट के उस 1% वाले फॉर्मूले पर काम करती हैं, या फिर क्या हम मानवीय मनोविज्ञान, हमारा जीव विज्ञान और वास्तविक जीवन की उथल-पुथल को बहुत ज्यादा आसान बनाकर पेश कर रहे हैं? और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। देखिए, मैं अपना पक्ष साफ कर दूं। मेरा मानना है कि व्यक्तिगत विकास में सबसे बड़ी बाधा परफेक्शन या सही समय का इंतजार करना है। हर दिन छोटी और निरंतर शुरुआत करने का ये जो 1% वाला ढांचा है, ये दरअसल उस मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ता है। अच्छा। हाँ, ये छोटे कदम ही हैं जो असल में टिकाऊ और वास्तविक बदलाव लाते हैं। जबकि देखिए, मेरा नजरिया इसके विपरीत है। मेरी राय में मानवीय विकास कोई लीनियर या सीधी रेखा में चलने वाला एल्गोरिदम नहीं है। इसे एक तय गणितीय फॉर्मूले में बांधना मुझे यथार्थवादी नहीं लगता। ये दृष्टिकोण उस तीव्रता या इंटेंसिटी और जीवन में मिलने वाले उन बड़े अवसरों की पूरी तरह से अनदेखी करता है जो असल में हमें बड़े मुकाम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए हम इस थ्योरी की जरा गहराइयों में चलते हैं। ज्यादातर लोग जब अपनी जिंदगी बदलने की सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा या क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, जैसे नए साल के रेजोल्यूशन। बिल्कुल वही। जैसे अगर फिट होना है तो कल से रोज 2 घंटे जिम जाना ही होगा, या कोई नई भाषा सीखनी है तो रोज 3 घंटे पढ़ाई करनी होगी। अब होता क्या है कि हमारा दिमाग, विशेष रूप से हमारा एमिगडाला, जो डर को प्रोसेस करता है, फियर रिस्पॉन्स, हाँ, वो ऐसे बड़े बदलावों को एक खतरे के रूप में देखता है। इसीलिए हम अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसे हम कॉग्निटिव ओवरलोड या संज्ञानात्मक भार कहते हैं। और यहीं पर ये 1% की थ्योरी काम आती है। वो 30 मिनट वाला नियम है ना? एकदम सही। इसमें एक बहुत ही व्यवहारिक 30 मिनट का नियम है। 10 मिनट कुछ नया सीखना, 10 मिनट उसका अभ्यास करना और 10 मिनट उस पर विचार करना या आत्मचिंतन करना, बस। जब आप अपने दिमाग से कहते हैं कि मुझे सिर्फ 30 मिनट देने हैं, तो वो डर, वो जो रेजिस्टेंस होता है, वो खत्म हो जाता है। और अगर गणितीय रूप से देखें तो यही निरंतर 1% की वृद्धि 100 दिनों में 100% सुधार लाती है और एक साल में आपको 4 गुना विकसित कर सकती है। वाकई? हाँ, इसलिए मैं इसे सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं मानता। ये ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करने का और हमारे अपने आलस को हैक करने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कॉग्निटिव ओवरलोड एक वास्तविक समस्या है। ये थियरी जिस बात पे जोर देती है कि हम अक्सर एक दिन की अहमियत को बहुत ज्यादा आंकते हैं और एक साल की अहमियत को बहुत कम समझते हैं, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सच है ना? यही तो मेरा पॉइंट है। हाँ, हम सब चाहते हैं कि आज जिम गए तो कल वजन कम दिखना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ टोकना चाहूंगी। मेरी मुख्य असहमति इस कंपाउंडिंग वाले गणित से है। इंसान का दिमाग या उसका शरीर कोई बैंक अकाउंट नहीं है जहां रोज 1% का निश्चित ब्याज मिलेगा। पर वो एक पैमाना तो है। देखिए, मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ।
ये जो दावा है कि 1% का रोज का सुधार 30 दिनों में ठीक 30% और 1 साल में 4x बदलाव लाएगा, ये एक भ्रामक सरलीकरण है। इंसानी विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता। तो आप इसे कैसे देखती हैं? जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे कि जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं, मान लीजिए आप कोडिंग सीख रहे हैं, तो पहले कुछ हफ्तों में आपकी प्रगति बहुत तेज होती है। आप सिंटैक्स सीख जाते हैं, छोटे प्रोग्राम लिख लेते हैं। सही बात है, शुरुआती दौर आसान लगता है। बिल्कुल, लेकिन फिर एक प्लेटो या ठहराव आता है। आप हफ्तों तक उसी स्तर पर अटके रहते हैं, आप उलझते हैं, कोड क्रैश होते हैं और उस दौरान कोई 1% की ग्रोथ नहीं हो रही होती है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। और फिर अचानक एक दिन कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है और आप एक बड़ी छलांग लगाते हैं। हमारा मस्तिष्क न्यूरल पाथवेज को किसी स्प्रेडशीट की तरह रोज 1% के हिसाब से नहीं बनाता। सीखने की प्रक्रिया गंदी और अप्रत्याशित होती है। इसे इस तरह के गणितीय पैमाने पर मापना मुझे सही नहीं लगता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इंसान मशीन नहीं है और विकास में प्लेटो आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस 1% के पीछे के तंत्र या मैकेनिज्म को समझना होगा। अच्छा, ओ कैसे? ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक रूपक है जो बहुत गहरे वैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। जब आप उस प्लेटो में फंसे होते हैं, जब आपका कोड क्रैश हो रहा होता है और आपको लगता है कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, तब भी अगर आप हार मानने के बजाय वो 10 मिनट की कोशिश जारी रखते हैं, तो वो भी 1% का ही सुधार है। पर क्या वो सच में सुधार है या सिर्फ जिद? वो सुधार ही है। ये कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है, इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। पानी को उबलने के लिए लगातार ऊष्मा या हीट की जरूरत होती है। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल। अगर आप पानी को 99 डिग्री तक गर्म करते हैं, तो वो सिर्फ बहुत गर्म पानी होता है, उसमें उबाल नहीं आता। लेकिन जब आप वो 1 डिग्री की अतिरिक्त ऊष्मा देते हैं, वो लगातार दिया जाने वाला 1% का प्रयास, तो वो पानी भाप में बदल जाता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि अचानक पानी उबल गया या अचानक कोडिंग समझ आ गई, लेकिन असल में वो रोज का 1% प्रयास उस ऊर्जा को जमा कर रहा था जिसने उस छलांग को संभव बनाया। जब आप रोज कुछ पढ़ते हैं या अभ्यास करते हैं, तो आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आप अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान को एक सीखने वाले व्यक्ति के रूप में बदल रहे होते हैं। देखिए, आपकी ये पानी और ऊष्मा वाली एनालॉजी सुनने में बहुत ही शानदार लगती है। शुक्रिया। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये थर्मोडायनेमिक्स है, मनोविज्ञान नहीं। पानी का 99 से 100 डिग्री पर उबलना एक भौतिक नियम है, लेकिन इंसानी जीवन बहुत अलग है। पर नियम तो माफ कीजिएगा, पर मुझे अपनी बात पूरी करने दें। ये जो 1% की फिलॉसफी है, ये दावा करती है कि आप केवल अपनी उत्पादकता में ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और कृतज्ञता में भी 1% सुधार कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि आप ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता को 1% कैसे मापेंगे? क्या आज आप कल की तुलना में 1% अधिक दयालु हो सकते हैं? मैं इसे ऐसे नहीं मापता। मेरा व्यक्तित्व 6 महीने में दुगना बेहतर हो गया है। इस बात का असल जिंदगी में क्या मतलब है? जब हम पुशअप्स की बात करते हैं तो हाँ, आज 100 पुशअप्स और कल 101 पुशअप्स। ये एक मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव सुधार है जिसे मापा जा सकता है। सही है। लेकिन हमारे जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण पहलू, जैसे हमारी मानसिक शांति, हमारा दृष्टिकोण, हमारी समानुभूति, ये क्वालिटेटिव होते हैं। जब ये थ्योरी इन अमूर्त मानवीय गुणों पर 4x ग्रोथ का एक कठोर गणितीय पैमाना थोप देती है, तो हम विकास के असली मायने ही खो देते हैं। मुझे लगता है आप इसे बहुत ज्यादा लिटरल ले रही हैं। इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान ये सोचने लगता है कि अगर मैं अपनी प्रगति को माप नहीं पा रहा हूं, तो शायद मैं ग्रो ही नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है जो बेवजह का तनाव पैदा करता है। आपका ये सवाल बहुत ही जायज है कि हम कृतज्ञता या मानसिक शांति को कैसे माप सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मापने या मेजरमेंट शब्द की बहुत संकीर्ण व्याख्या की जा रही है। संकीर्ण कैसे? 1% बेहतर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी दयालुता या भावनाओं को किसी तराजू पर तौलना है।
इसका सीधा सा मतलब है आपके प्रयास का 1%। अच्छा। जैसे अगर मैं कल तक अपने परिवार के साथ बिना फोन देखे बात करने के लिए 1 मिनट निकालता था और आज मैं उस एहसास को थोड़ा और गहराई से जीने के लिए 1 अतिरिक्त मिनट देता हूं, तो वो मेरा 1% सुधार है। ये नजरिया दिलचस्प है। और जहां तक फोरेक्स ग्रोथ की बात है, वो एक प्रतीकात्मक तरीका है ये बताने का कि निरंतरता से आपका वर्तमान स्वरूप और 1 वर्ष बाद का स्वरूप बिल्कुल अलग और बेहतर होगा। चलिए इस 1% के सिद्धांत के सबसे मजबूत स्तंभ पर आते हैं। निरंतरता तीव्रता को मात देती है, या कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। यहाँ मुझे थोड़ी आपत्ति है। पहले मुझे समझाने दीजिए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे हमेशा सही समय, सही प्रेरणा या किसी बड़े अवसर का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं मैं नए साल से रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, और जाहिर है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते तक ही हार मान लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये थ्योरी बताती है कि प्रेरणा या मोटिवेशन एक बहुत ही अविश्वसनीय भावना है। वो आज है, कल नहीं होगी। लेकिन निरंतरता एक सिस्टम है। सफलता कोई एक दिन होने वाली जादुई घटना नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है। जो व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट कसरत करता है, वो उस व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाएगा जो महीने में एक दिन 4 घंटे खुद को थका देता है। माफ कीजिएगा, पर मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं बताती हूँ क्यों। बताइए। मैं इस बात को मानती हूँ कि निरंतरता जरूरी है, लेकिन निरंतरता हमेशा तीव्रता को मात देती है। इस बात को एक सार्वभौमिक नियम मान लेना, इतिहास और विज्ञान दोनों को नज़रअंदाज करना है। मुझे इस बात से सख्त ऐतराज़ है कि हमें बड़े अवसरों या इंटेंसिटी को पूरी तरह से नकार देना चाहिए। मैं नकारने की बात नहीं कर रहा। अगर हम मानव इतिहास की बड़ी उपलब्धियों को देखें, या यहाँ तक कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी जटिल कौशल में महारत हासिल करने की प्रक्रिया को ही देखें, तो डीप वर्क या तीव्र एकाग्रता के बिना कोई बड़ा बदलाव संभव ही नहीं है। पर क्या रोज थोड़ा थोड़ा डीप वर्क नहीं किया जा सकता? इसे हम न्यूरोसाइंस के नज़रिए से समझते हैं। जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं, तो आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन नाम का एक आवरण बनता है। ये माइलिन आपके मस्तिष्क के सिग्नल्स को तेज करता है, जिससे आप उस काम में माहिर होते हैं। बिल्कुल, साइंस यही कहती है। और विज्ञान हमें ये भी बताता है कि माइलिन का सबसे बेहतरीन निर्माण तब होता है जब आप अपनी क्षमता की चरम सीमा पर काम करते हैं, जब आप गहरे तनाव और पूर्ण एकाग्रता में होते हैं। रोजाना 10 मिनट का हल्का फुल्का अभ्यास आपको किसी भी चीज में उस्ताद नहीं बना सकता। उस्ताद शायद ना बनाए, पर शुरुआत तो करवाता है। आप 10 मिनट वायलिन बजाकर मोज़ार्ट नहीं बन सकते। आप रोज 1% सुधार करके एक सफल स्टार्टअप खड़ा नहीं कर सकते। कई बार जिंदगी में आपको वो बड़ा धक्का चाहिए होता है, वो 14 घंटे काम करने वाला दिन, वो रात रात भर जागकर प्रोजेक्ट पूरा करने वाली इंटेंसिटी, वो पूर्ण समर्पण। हर बड़ी चीज 1% के कंपाउंडिंग से नहीं मिलती। कभी कभी आपको पूरा जोर लगाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देता हूं। जो बात आप डीप वर्क और माइलिन के बारे में कह रही हैं, वो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सटीक है। गहन एकाग्रता और तीव्रता के बिना महानता हासिल नहीं की जा सकती। तो फिर हम असहमत कहाँ हैं? असहमत हम यहाँ हैं कि वो तीव्रता आती कहाँ से है। जो व्यक्ति अचानक एक दिन 14 घंटे डीप वर्क कर सकता है, वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने पहले निरंतरता से अपनी बुनियाद मजबूत की होती है। अच्छा। बिल्कुल। आप एक दिन सुबह उठकर अचानक मैराथन नहीं दौड़ सकते या 14 घंटे कोडिंग नहीं कर सकते अगर आपके पास रोजाना डेस्क पर 30 मिनट बैठने का अनुशासन नहीं है। ये बात तो है। यही कारण है कि 30 मिनट का वो फॉर्मूला, 10 मिनट सीखना, 10 मिनट अभ्यास और 10 मिनट विचार करना, इतना महत्वपूर्ण है। ये फॉर्मूला उस बहुसंख्यक आबादी के लिए डिजाइन किया गया है जो खुद को लकवाग्रस्त या पैरालाइज्ड महसूस करती है, जिन्हें लगता है कि उनके पास समय ही नहीं है। हाँ, बिजी लोगों के लिए ये काम का है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो रोज 10 घंटे की शिफ्ट करके घर लौटता है। अगर आप उससे कहेंगे कि तुम्हें महानता के लिए 4 घंटे का डीप वर्क करना है, तो वो व्यक्ति कभी शुरुआत ही नहीं करेगा। वाकई, वो तो सुनकर ही थक जाएगा। लेकिन अगर आप उससे कहेंगे कि तुम्हें सिर्फ 10 मिनट एक किताब का पन्ना पढ़ना है, 10 मिनट उसका नोट्स बनाना है और 10 मिनट सोचना है, तो वो कर लेगा।
तीव्रता या इंटेंसिटी अक्सर बर्नआउट की तरफ ले जाती है। जो रोज 2 घंटे जिम में भारी वजन उठाता है, उसके चोटिल होकर छोड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है। लेकिन जो 30 मिनट की स्थिरता रखता है, वो 10 साल बाद भी आपको उसी मैदान में टिका हुआ मिलेगा। ये फॉर्मूला एक ऐसा फीडबैक लूप बनाता है जो आपको खेल में बनाए रखता है। आपने उस इंसान का बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो 10 घंटे की शिफ्ट के बाद घर आता है। वाकई उसके लिए 30 मिनट का ये सिस्टम एक वरदान जैसा लग सकता है। सीखना, एक्शन लेना और सोचना, एक पूरा पैकेज। बिल्कुल। लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता इस फॉर्मूले को जिस तरह से रामबाण या यूनिवर्सल बताकर बेचा जाता है उस पर है। इस थियरी का दावा है कि ये साधारण सा 30 मिनट का नियम आपकी बेहतर आय, तेज दिमाग और गहरे संबंधों जैसी हर चीज की चाबी है। तो क्या ये गलत है? जरा सोचिए, क्या एक ही 30 मिनट का फॉर्मूला आपकी आमदनी और आपके व्यक्तिगत रिश्तों दोनों को एक ही तरह से सुधार सकता है? बिल्कुल नहीं। रिश्ते और आर्थिक सफलता केवल हमारे आंतरिक अनुशासन की डायरी लिखने से नियंत्रित नहीं होते। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मान लीजिए आपका जीवन साथी किसी गहरे संकट में है या आपका बच्चा किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। क्या आप वहां जाकर कह सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ रोज 10 मिनट क्वालिटी टाइम बिता रहा हूं, ये मेरा 1% सुधार है? नहीं। वो तो एक अतिवादी स्थिति हो गई। पर जिंदगी में ऐसी स्थितियां आती हैं। रिश्तों को अक्सर उसी तीव्रता की जरूरत होती है जिसकी मैंने पहले बात की थी। आपको अपना सारा काम छोड़कर, अपना सब कुछ भूलकर घंटों उनके साथ बैठना पड़ता है। इसी तरह बेहतर आय या करियर ग्रोथ सिर्फ 10 मिनट की नई स्किल सीखने पर निर्भर नहीं है। ये बाजार की गतिशीलता, इकोनॉमी, नेटवर्किंग और कई बार उन बड़े अवसरों को पहचानने पर निर्भर करती हैं जो अचानक सामने आते हैं। ये थ्योरी कहती है कि लोग बड़े अवसरों का इंतजार करते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप सिर्फ अपने 1% के माइक्रो मैनेजमेंट में इतने उलझे रहेंगे, तो हो सकता है जब वो बड़ा मौका दरवाजे पर आए तो आपका ध्यान ही उस पर ना जाए। बाहरी दुनिया बहुत जटिल है, इसे 30 मिनट के नियम से पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखिए, आप बाहरी दुनिया और उन बड़े अवसरों की बात कर रही हैं जो अचानक आते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, जब वो बड़ा अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे पकड़ने के काबिल आप कैसे बनते हैं? तैयारी से, जाहिर है। बिल्कुल। जब ये कहा जाता है कि लोग बड़े अवसरों का इंतजार करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग उस अवसर के लिए खुद को तैयार नहीं करते। अगर बाजार में अचानक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आता है, तो वो अवसर सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए काम का है जिसमें पिछले 1 साल से रोजाना 10 मिनट एआई के बारे में पढ़ा हो। ये पॉइंट तो लॉजिकल है। वो दैनिक 1% ही आपको उस बड़े अवसर को बुनाने के लायक बनाता है। और जहां तक आपने रिश्तों के संकट की बात की, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि जब संकट आता है तो सब कुछ छोड़कर घंटों साथ बैठना पड़ता है। हाँ, वहां 10 मिनट काम नहीं आते। लेकिन जरा एक कदम पीछे हटकर सोचिए, एक रिश्ता इतने बड़े संकट तक पहुंचता ही क्यों है? अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को, उन छोटे छोटे इशारों को नजरअंदाज किया होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो प्रिवेंशन है। एकदम सही। अगर कोई व्यक्ति रोजाना 10 मिनट अपने पार्टनर के साथ बिना किसी रुकावट के वास्तविक संवाद करता है, उनकी बात को गहराई से सुनता है, तो वही वो दैनिक 1% है जो उस बड़े तीव्र संकट को जन्म भी नहीं लेने देता। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या पहले से की गई देखभाल हमेशा बाद में किए गए बड़े सुधारों से बेहतर होती है। ये 30 मिनट का नियम इस बारे में नहीं है कि हम दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेंगे। ये इस बारे में है कि हम दुनिया के थपेड़ों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को कैसे साधते हैं। जब आप रोज आत्मचिंतन करते हैं तो आप मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं कि अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव या रिश्तों की उलझनें आपको तोड़ नहीं पाती। मुझे ईमानदारी से ये मानना पड़ेगा कि आपका ये तर्क बहुत ही दमदार है। दैनिक 1% सुधार बड़े संकट को रोकता है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक है। शुक्रिया। लेकिन मेरी चिंता फिर भी उस भाषा और उस माइंडसेट को लेकर है जो इस 1% की फिलॉसफी के साथ आता है। किस तरह की भाषा? आप इस थ्योरी के दावों की भाषा देखिए। 1 साल में 4x परिवर्तन। सफलता कोई घटना नहीं है। ये एक बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक या निश्चयात्मक भाषा है।
ये इंसान को ये महसूस कराती है कि उसकी सफलता या असफलता पूरी तरह से उसके 100% कंट्रोल में है। जो कि कुछ हद तक है भी। पर मनोविज्ञान में इसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। हम उन चंद सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और कहते हैं, देखो इन्होंने रोज 1% मेहनत की और ये महान बन गए। लेकिन हम उन हजारों लाखों लोगों को नहीं देखते जो पूरी ईमानदारी से रोज मेहनत करते हैं, 30 मिनट का नियम भी अपनाते हैं, लेकिन किसी अचानक आई बीमारी, आर्थिक मंदी या सिस्टम की कमियों के कारण उनके परिणाम फॉरेक्स नहीं होते। ये तो जीवन की सच्चाई है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस 1% के गणितीय मॉडल को इतना पवित्र बना देते हैं, तो असफलता का पूरा बोझ उस व्यक्ति के कंधों पर आ गिरता है। अगर आप 1 साल में 4 गुना बेहतर नहीं हुए, तो समाज और आपका अपना दिमाग आपसे कहेगा, तुम्हारे ही अनुशासन में कोई कमी रह गई होगी। ये एक बहुत भारी और अक्सर अनुचित मनोवैज्ञानिक बोझ है, जिसे ये आइडिया बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। आप एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक बिंदु को छू रही हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और बाहरी परिस्थितियों के बीच का संघर्ष। ये सच है कि हमारे कंट्रोल के बाहर बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसे एक बहुत ही सकारात्मक और सशक्त नजरिए से देखता हूँ। वो कैसे? इस पूरी चर्चा में मेरा जो मुख्य विचार है वो ये है कि 1% बेहतर होने का उद्देश्य किसी के अंदर अपराधबोध या गिल्ट पैदा करना नहीं है, बल्कि उसे सशक्त करना है। जब कोई व्यक्ति ये मानता है कि सुधार उसके हाथ में है, तो उसका लोकस ऑफ कंट्रोल आंतरिक हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत स्वस्थ स्थिति है। हाँ, सेल्फ एकेडमी के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट सक्सेस, वहां ये विचार की सफलता एक दैनिक अभ्यास है, हमें ठहराव देता है। ये हमें उस परफेक्शनिज्म के जाल से निकालता है जहां हम सब कुछ एक ही दिन में पा लेना चाहते हैं। मान लीजिए आज का दिन बहुत खराब रहा, ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी या कोई काम नहीं बना। ऐसे में अगर आप रात को सिर्फ 10 मिनट निकालकर कुछ अच्छा पढ़ते हैं या आत्मचिंतन करते हैं, तो आप उस दिन को हारने नहीं देते। आप खुद से कह सकते हैं, कल से मैं 1% बेहतर हूं। ये गणितीय सूत्र भले ही पूरी तरह से सटीक ना हो, शायद ये सिर्फ एक रूपक हो, लेकिन ये एक ऐसा रूपक है जो लोगों को उस जगह से हिलने में मदद करता है जहां वो जमे हुए हैं। और मेरी ओर से इस बेहतरीन चर्चा का निष्कर्ष यही होगा कि मैं इस बात का पूरा सम्मान करती हूँ कि छोटी शुरुआत की अपनी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। लकवाग्रस्त कर देने वाले परफेक्शनिज्म से बाहर निकलने के लिए 30 मिनट का नियम एक शानदार टूल है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहूंगी कि हमें इस 1% दैनिक और 4x वार्षिक वृद्धि को गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा कोई कठोर वैज्ञानिक सत्य नहीं मान लेना चाहिए। ये एक प्रेरणादायक टूल है, कोई बेड़िया नहीं। सही कहा आपने। मानवीय विकास की जटिलता, उसकी खूबसूरती इसी में है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। आपकी ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये गंदी होगी, इसमें ठहराव आएंगे और कई बार आगे एक लंबी छलांग लगाने के लिए आपको 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। अपने जीवन में निरंतरता को जरूर जगह दें, लेकिन उस तीव्रता, उस जुनून के लिए भी दरवाज़ा खुला रखें जो आपको आपकी सामान्य सीमाओं से बहुत आगे ले जाता है। वाकई केवल 1% के भरोसे बैठे रहने से आप एक सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन तो जी लेंगे, लेकिन महानता के लिए कभी-कभी आपको पूरे 100% के साथ दांव खेलना पड़ता है। और यही हमारी आज की इस चर्चा की सबसे बड़ी जीत है। इस सिद्धांत ने हमें व्यक्तिगत विकास, हमारी आदतों और हमारी महत्वाकांक्षाओं के तंत्र को गहराई से समझने का मौका दिया है। ये बिल्कुल साफ है कि 1% का नियम हमारे जिंदगी की बहुत सी चीजों को आसान और अनुशासित बनाता है, लेकिन ये इंसान होने की पूरी तस्वीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। श्रोताओं के लिए अब ये विचार करने का समय है कि वे अपने जीवन के किस हिस्से में निरंतरता की स्थिर गति को चुनते हैं और कहां वो तीव्रता की उस आग को जलने देते हैं। इस चर्चा में कोई एक पक्ष सही या गलत नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस विचार के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान की परतों को आपके सामने खोलना था। और मुझे लगता है हम उसमें सफल रहे हैं। हाँ, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप खुद अपनी जिंदगी पर इस 1% के सिद्धांत को आजमा कर देखें। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाने की सोचें, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या आज आप उस स्प्रेडशीट पर 1% का एक छोटा सा बॉक्स भरने जा रहे हैं, या आज वो दिन है जब आप पूरी स्प्रेडशीट को फाड़कर कुछ बिल्कुल नया और तीव्र करने के लिए तैयार हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये।
इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और हमेशा कुछ नया विचार करते रहिए।